मैं पंकज यूट्यूब चैनल साइंस विद पंकज में आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, कोई बात नहीं। हम लोग हमारे टॉपिक की ओर लौट आए हैं। फिर से अध्याय 2 पढ़ रहे थे हम लोग, उसके अंदर पाचन, श्वसन और रक्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आइए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको। उत्सर्जन तंत्र केवल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, वैसे नॉर्मली यही सोचते लोग, ठीक है, कि भाई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, जबकि केवल यही उत्सर्जन नहीं है। अपशिष्ट पदार्थों को तो अपशिष्ट के अंदर तो हम लोग मल मूत्र, हमारा पसीना, CO2 ये सब कुछ निकालते हैं, तो कि यह सब उत्सर्जन के अंदर नहीं आते। उत्सर्जन वो होता है जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? हमारे अंदर यूरिया होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जो तंत्र काम करता है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन के लिए कौन सा काम करता है? वृक्क, किडनी, मूत्राशय, ये चीजें काम करती है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई आपकी। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ 2-3 प्रकार के होते हैं। अमोनिया, जो ऐसे जीव जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं, जैसे हम लोग तो यूरिया को बाहर निकालते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वो अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके उदाहरण आपके जैसे मछलियां हो गई, जलीय जीव, हाइड्रा, ये सारे इसके उदाहरण हैं अमोनिया उत्सर्जी के। ठीक है, लगभग सभी जलीय जीव, मोलस्का के सारे वर्ग के, ठीक है, वो इसके अमोनिया उत्सर्जी के उदाहरण आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं वो यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ही हैं जो यूरिया को बाहर निकालते हैं, सभी स्तनधारी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, सभी स्तनधारी यूरिया को ही बाहर निकालते हैं, तो वो यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुत्ते, ये सब आपके यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। तीसरा है यूरिक अम्ल, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपके मरुस्थल के सारे जीव हो गए, ठीक है, रेंगने वाले जीव, सांप हो गया, ये यूरिक अम्ल को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका उदाहरण मछली है, इसका उदाहरण स्तनधारी, इसका उदाहरण सरीसृप के जीव हैं। ठीक है, और कीट पक्षी भी इनका उदाहरण है यूरिक अम्ल का। कीट पक्षी भी पेस्ट के रूप में यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, पेस्ट के रूप में निकालते हैं, पता है आपको? ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्सर्जन के प्रकार। आइए हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र की ओर। ठीक है, सबसे पहले इन पार्ट्स की जानकारी दे देता हूं आपको, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये आपका पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाशिरा, जो पीछे की ओर आपके ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपकी पृष्ठ रीढ़ की हड्डी की उसकी उस तरफ स्थित होती है। ठीक है, ये आपका वृक्क है, किडनी जिसको आप लोग बोलते हैं, ये अमाशय के थोड़ा नीचे की ओर स्थित होती है। ठीक है, अमाशय के नीचे की ओर स्थित होती है किडनी आपकी। ठीक है, किडनी के लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके वेट की बात करें तो लगभग 125 से 150 ग्राम होता है। ठीक है, लगभग 150 ग्राम का एक आपकी किडनी होती है। ठीक है, 2 किडनी लगभग 300 ग्राम की। ठीक, ये किडनी जुड़ी होती है मूत्रवाहिनी के द्वारा। मूत्रवाहिनी किडनियों से, 2 मूत्रवाहिनियां होती है, दोनों किडनियों से अलग अलग जुड़ी होती है। ठीक है, और ये मूत्रवाहिनी आगे जाके मूत्राशय से जुड़ी होती है। ठीक है, मूत्रवाहिनी आगे जाके मूत्राशय से। अच्छा, पृष्ठ महाधमनी, अब हम लोग हमारे टॉपिक की ओर आते हैं, मेन जो स्टार्ट कहां से होगा आपका उत्सर्जन। ठीक है, पृष्ठ महाधमनी, सबसे पहले धमनियां जो है, अच्छा सॉरी, धमनियां अशुद्ध रक्त लेकर के आती है, शिराएं शुद्ध रक्त लेकर के चली जाती है। ठीक है, इतना आपने शायद पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो धमनियां जब अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है किडनी के पास, ठीक है, तो किडनी से होती हुई ये यहाँ पर चली जाती है। सबसे पहले कॉर्टेक्स के पास जाती है, इसका मेडुला मध्यांश, फिर कॉर्टेक्स, यहाँ पर बहुत सारे बलकुट जिनको कॉर्टेक्स बोलते हैं, वहां पर चली जाती है, और अंत में जाती है नेफ्रॉन के पास। ठीक है, नेफ्रॉन के पास, जो नेफ्रॉन जो कि हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मानव शरीर की सब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, सर, जो सारा जो ये टॉपिक्स हैं, ये सब कुछ टिका हुआ इसी पर है, नेफ्रॉन के ऊपर। ठीक है, और एक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख, और जो ये उत्सर्जन का पूरा काम है ये सब नेफ्रॉन ही करते हैं। ठीक है, ये सारा काम नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है।
भाई अशुद्ध रक्त आ गया हमारे पास, यहाँ से कॉर्टेक्स मेडुला होता हुआ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से होता हुआ नेफ्रॉन के पास आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन की क्या करता है, जिससे कि भाई आपका रक्त आता है, रक्त से क्या ऐसा क्या होता है कि भाई रक्त अलग चला जाता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ अलग चले जाते हैं। ठीक है, देखिए इसके दो सिरे होते हैं भाई। नेफ्रॉन यहाँ पर स्थित होता है, ऐसा समझ लिया आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये आपके इसकी सिरों पर स्थित होता है, किडनी के सिरों पर, और संख्या मैं बता चुका हूं आपको लगभग 10 से 12 लाख। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर ये होता है अभिवाही और एक होता है अपवाही धमनी। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग अभिवाही धमनी और इसको कहते हैं अपवाही। ठीक है, जो अशुद्ध रक्त आया था पृष्ठ महाधमनी के द्वारा, ठीक है, वो इन वर्टेक्स से कॉर्टेक्स से होता हुआ सीधा यहाँ पर आता है अभिवाही धमनी के द्वारा। अभिवाही धमनी यहाँ पर, अभिवाही धमनी जो यहाँ पर अशुद्ध रक्त को लेकर के आती है बोमेन संपुट के अंदर। ये जो पैक्ड सिरा है, ये जो संरचना पैक है, उसको हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। ठीक है, बोमेन संपुट। और जो इसके अंदर गुच्छा बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, अभिवाही धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर के आ गई, यहाँ पर अशुद्ध रक्त आ गया हमारे पास, और उस रक्त को यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, उस रक्त को फिल्टर करते हैं, और उस रक्त से जितने भी होते हैं लगभग, ये आप समझ लीजिए कि भाई इससे अमोनिया निकालना है हम लोगों को, एमिनो एसिड, प्रोटीन, वसा, लवण, जितने भी सब कुछ निकालना है वो सब कुछ ग्लोमेरुलस निकाल लेता है यहाँ पर। ठीक है, लगभग देखा जाए तो लगभग 90% फिल्ट्रेशन ये कर देता है ग्लोमेरुलस। जो रक्त आया था हमारे पास पृष्ठ महाधमनी से होता हुआ अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी से ग्लोमेरुलस के पास आया था, ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, और उस ब्लड को अभिवाही अपवाही धमनी को दे देता है, और अपवाही धमनी आगे की ओर ले जाती है। ठीक है, अभी हम लोग अभिवाही धमनी अशुद्ध रक्त लेकर के आई और उसको फिल्टर किया हमने। ठीक है, लगभग 90% फिल्टर यहाँ हो जाता है, और जो बचता है फिल्ट्रेशन वो होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, इसके अंदर होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से जो ब्लड फिल्टर हो चुका था वो ब्लड फिल्टर होकर के यहाँ जाता है समीपस्थ नलिका के पास, समीपस्थ नलिका से होता हुआ यहाँ पर जाता है हेनले लूप के पास। ठीक है, और यहाँ से इस संरचना के अंदर से लगभग थोड़ा थोड़ा फिल्ट्रेशन होता है हर जगह से, जहाँ से यहाँ से थोड़ा सा फिल्ट्रेशन हो गया, थोड़ा फिल्ट्रेशन यहाँ से, और थोड़ा बाकी का बचा हुआ फिल्ट्रेशन यहाँ से। 90% तो हमने यहाँ से कर दिया था। ठीक है, जो बचा हुआ है वो यहाँ पर फिल्टर होता है ब्लड। ठीक है, यहाँ से हम लोग इससे जो काम की हमारे पास आवश्यक चीजें होती है वो इनसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रोटीन, एमिनो एसिड, लवण, वसा वगैरह सब कुछ इससे अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, और इससे अवशोषित कर करके जो अशुद्ध रक्त होता है वो संग्रह नलिका के पास चला जाता है। मतलब लगभग अशुद्ध रक्त तो चला गया था आपका। ठीक है, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट बच जाती है अब रक्त में से, रक्त को हमने, रक्त अलग चला गया, रक्त में से हमने दूसरी चीजें भी निकाल ली, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब चीजें भी निकाल ली। अब जो नाइट्रोजन चीज बच गई, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया, जो बच चुका है वो जाता है संग्रह नलिका के पास। ठीक है, और संग्रह नलिका जुड़ी होती है कॉर्टेक्स के द्वारा, इसके अंतिम सिरे से जुड़ी होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंतिम छोर पर जुड़ी होती है, वल्कुट से, आप ऐसा कह सकते हो कि किडनी के अंतिम छोर से जुड़ी होती है, और इसी के द्वारा ही, संग्रह नलिका से द्वारा ही जो अशुद्ध जो यूरिया था वो मूत्रवाहिनी के अंदर जाता है। ठीक है, इसके द्वारा वापिस से समझ लीजिए आप लोग, यहाँ से ब्लड आया पृष्ठ महाधमनी से आया। ठीक है, धमनी से आकर के अभिवाही धमनी के पास आ गया, अभिवाही धमनी ने ग्लोमेरुलस को दिया, ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया, और जो शुद्ध हो गया था वो अपवाही धमनी को दे दिया वापस बहने के लिए, शरीर के अंदर फ्लो होने के लिए। ठीक है, उससे जो बच गया हम लोग उसमें से भी कुछ ना कुछ तो बचा ही है भाई, वो पूरा फिल्टर थोड़ी हुआ, कुछ ना कुछ उसके अंदर बच चुका था। ठीक है, तो उन चीजों को कौन निकालेगा, ये नेफ्रॉन की संरचना है वो निकालेगी इनको। ठीक है, इस समीपस्थ दूरस्थ और हेनली लूप इन चीजों को अवशोषित करने का काम करता है। इतना डिटेल भी नहीं है हमारे पास 10th क्लास में। ठीक है, तो इनको अवशोषित करने का काम करता है ये। लगभग जो हो चुके थे वो तो ठीक है, जो नहीं हुए उनको इन्होंने अवशोषित कर लिया। ठीक है, और जो अवशोषित होने के बाद जो बिल्कुल अपशिष्ट बच गया हमारे पास, ऐसा कह सकते हैं कि भाई अब तो कचरा ही हो गया बिल्कुल, तो वो संग्रह नलिका के पास जाता है। संग्रह नलिका वल्कुट के अंतिम छोरों से जुड़ी होती है, और ये वल्कुट इन संग्रह नलिका से प्राप्त यूरिया को मूत्रवाहिनी को दे देता है। ठीक है, शुद्ध रक्त वापस ऊपर की ओर चला जाता है, और ये इससे फिल्टर होकर के मूत्रवाहिनी के पास आ गया आपके पास। ठीक है, शुद्ध रक्त यहाँ से आएगा, अशुद्ध रक्त यहाँ से आएगा, शुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इससे यूरिया निकाल लिया था हमने, और यूरिया किसके द्वारा, मूत्रवाहिनी के पास आ गया था। ठीक है, और ये सारा फिल्ट्रेशन का काम किसने किया था,
फिल्ट्रेशन का काम किया था किडनी ने। हम लोग बोलते हैं किडनी करती है, लेकिन किडनी नहीं करती थी। किडनी के अंदर कौन था? किडनी के अंदर था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ने किया ये सारा काम, ठीक है, जो लगभग 10 से 12 लाख थे हमारे पास, ठीक है, इन्होंने ही सारा काम किया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है। रक्त चला गया और अशुद्ध रक्त यूरिया हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से यूरिया मूत्रवाहिनी के द्वारा ये लगभग 10 से 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। इसके द्वारा मूत्राशय के अंदर आ जाता है, ठीक है। मूत्राशय के अंदर आकर के लगभग इकट्ठा हो जाता है और इसकी क्षमता मैंने अभी आपको बताई 700 से 800 ml, ठीक है। तो जब रक्त आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे कर करके, जब ये इसके अंदर पूरा स्टोर हो जाता है, तब यहाँ से एक संदेश आता है जिसको बोलते हैं ऐच्छिक संदेश। एक ऐच्छिक संदेश यहाँ आता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक संदेश आता है हमारे मस्तिष्क के पास, हमारे ब्रेन के पास, कि भाई अब ये लगभग स्टोर हो चुका है जितना आपको स्टोर करना था, यानी कि जितनी इसकी संग्रहण क्षमता थी उतना इसने स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब इसको फ्लो को इसको बाहर निकालिए। ये एक ऐसा संदेश आता है हमारे मस्तिष्क के पास, और वो संदेश भेजने का काम कौन करता है? हमारा तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उसके द्वारा एक संदेश चला जाता है। अच्छा, जो फिर मस्तिष्क के द्वारा हमारे पास संदेश आ जाता है और फिर इसके द्वारा मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मनुष्य के अंदर, नर के अंदर मूत्राशय और शुक्रवाहिनी दोनों एक ही होती है, मादा के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। नर के अंदर सेम होती है, मनुष्य के अंदर शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी दोनों सेम होती है, ठीक है। फिर इसके द्वारा मूत्रमार्ग के द्वारा इस चीज को बाहर त्यागा जाता है, ठीक है। समझ आया आपको? महाधमनी के द्वारा आया था, फिर कहाँ गया? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर वर्टेक्स कॉर्टेक्स होता है, कहाँ गया था? नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन ने अभिवाही ध्वनि से प्राप्त किया, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ और जो बचा हुआ फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। और जो शुद्ध रक्त था उसको अपवाही ध्वनि द्वारा बाहर चला गया और अशुद्ध रक्त का यूरिया लगभग अशुद्ध कहाँ के आगे? संग्रह नलिका के पास। संग्रह नलिका ने किसको दिया? किडनी को, ठीक है। इसके द्वारा ये कहाँ गया था? मूत्रवाहिनी के पास। मूत्रवाहिनी इसको कहाँ लेकर के आ गई थी? मूत्राशय के पास। मूत्राशय में स्टोर हुआ, ऐच्छिक संदेश गया मस्तिष्क के पास और उसके द्वारा ये सारी प्रक्रिया हुई त्यागने की, अपशिष्ट करने की, बाहर निकालने की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से। नहीं आया, कैसा भी समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे का हमारा टॉपिक जो होगा वो जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे का हमारा टॉपिक होगा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, वो जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, इनकी कहने की जरूरत नहीं है मुझे आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।